स्टूडेंट्स देखिए, आज जो है हम कोशिका विभाजन, ये आखिरी वाला जो हमारा घटक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो है देखिए कि कोशिका विभाजन मतलब एक हमारी क्या है कि एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। तो आवश्यक जीवन प्रक्रिया देखिए किस हिसाब से है कि कुछ क्वेश्चन किए गए हैं कि हमें जहाँ जख्म होते हैं उस स्थान के ऊतकों की कोशिकाओं पर क्या होता है। तो जहाँ पर भी देखिए हमें जख्म होता है, कुछ ठेस वगैरह पहुंचती है, खून वगैरह निकलता है, तो वहां पे देखिए जो ऊतक की कोशिकाएं, ऊतक की कोशिकाएं मतलब कोशिकाओं से तो ऊतक बनता है ना। तो ऊतक की कोशिकाओं के वहां पे क्या असर होता है, जख्म ठीक होते समय उस जगह पर क्या नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्या फूल तोड़ने से वनस्पतियों को जख्म होती है, वे जख्म कैसे भर जाते हैं, किसी भी सजीव की वृद्धि कैसे होती है, क्या उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, अगर बढ़ती है तो कैसे, एक सजीव से दूसरी प्रजाति के दूसरे सजीव का निर्माण होता है। तो ये सब जो क्वेश्चंस वहां पे देखे गए हैं, जो बताए गए हैं, कुल मिला के उसके ऊपर होता क्या है कि कोशिका विभाजन। तो ये सब जो प्रक्रिया होती है ना, ये पहले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब जो है कोशिकाओं की विभाजन जो है वहां पे, ये मतलब है नए कोशिकाओं का निर्माण होना, जख्म भर जाना, सजीवों की वृद्धि जो है कोशिका विभाजन से होना, और एक सजीव से दूसरे प्रजाति एक सजीव से उसी प्रजाति का दूसरा सजीव का निर्माण कोशिका विभाजन से ही होता है। और पहला जो सवाल है मतलब वहाँ पे जो ऊतक की कोशिकाएं होती है ना, तो ऊतक की कोशिका वहाँ पे फट जाती है, ठीक है। और वो उनका जो कार्य होता है, उनका कार्य थोड़ा सा धीमी गति से चलने लगता है। तो ऐसे एक सवाल है, ये बताइए तो वाला ये प्रश्न में भी नहीं है, मतलब जो 25% के हिसाब से जो कट किया गया है उसमें ये भाग नहीं है। और वैसे तो क्वेश्चन ये पूछते ही नहीं है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। देखिए, कोशिका विभाजन यह कोशिका और सजीवों के अनेक गुणधर्मों से एक बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। देखिए, हमारे मानव के शरीर में ऐसे अनेक सारे गुणधर्म हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ना कोशिका विभाजन। तो इसी गुणधर्म के कारण एक सजीव से दूसरे नए सजीव का निर्माण होता है। अभी कोशिका विभाजन के फायदे की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला फायदा क्या है कि इसी गुणधर्म के कारण यानी कोशिका विभाजन से क्या होता है कि एक सजीव से दूसरे सजीव का निर्माण हो सकता है। बहुकोशिकीय सजीव के शरीर की वृद्धि हो सकती है, यानी कि हम जैसे हम लोग हैं बहुकोशिकाएं, तो हमारे शरीर की वृद्धि हो सकती है किसके कारण, कोशिका विभाजन के कारण। शरीर में होने वाले क्षति को पूरा किया जा सकता है। तो शरीर को जो हमें हानि पहुंचती है, जो क्षति पहुंचती है, ठीक है, जख्म हो गया तो जख्म बाद में भर जाना, तो ये कोशिका विभाजन द्वारा होता है। कभी देखिए ना, आपके हाथ में किसी ने नाखून मार दिया, कुछ छोटा सा जख्म हो गया, तो हम देखिए उसको दवा वगैरह डॉक्टर के पास वगैरह कुछ जाते नहीं है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 2-3 दिन में वो जख्म भर जाता है। किसी ने नाखून मार दिया, चमड़ा निकल गया, तो हम दवाखाना नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली भर जाता है। भर जाता है मतलब वहाँ पे कोशिका का विभाजन होता है, और उसी कोशिका के विभाजन से क्या होगा, हमारे शरीर का विकास होगा, वृद्धि होगा, और जो भी क्षति पहुंचती है उस क्षति को हम पूरा कर सकते हैं। कोशिका विभाजन के देखिए मुख्य रूप से दो प्रकार है। एक होता है समसूत्री यानी मिटोसिस, और अर्धगुणसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, ठीक है। ये दो, ये देखिए ये 11th में भी है, कोई अगर साइंस लेगा ना तो यही वाला 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा, वो इंग्लिश में रहेगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी में है, लेकिन 11th में इंग्लिश में रहेगा आपको। तो देखिए, समसूत्री विभाजन शरीर की कायिक कोशिका से होता है। अभी देखिए शरीर की हमारी जो कायिक कोशिका, तो ये कोशिका, कायिक कोशिका, मूल कोशिका क्या है वो तो हम अगले मतलब 8वें लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, समसूत्री विभाजन शरीर की कायिक कोशिका और मूल कोशिकाएं करती है, और अर्धगुणसूत्री विभाजन जनन कोशिका द्वारा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कायिक कोशिका, मूल कोशिका और जनन कोशिका, अभी इसके बारे में फिलहाल इतना मत सोचिए, क्योंकि 8वें लेसन में उसकी डिटेल में जानकारी दी गई है। कोशिका विभाजन का अध्ययन करने से पूर्व हमें कोशिकाओं की रचना की जानकारी होना आवश्यक है। कोशिका की रचना का अध्ययन इसके हम पूर्व कर चुके हैं। प्रत्येक केंद्र कोशिका में एक केंद्रक होता है, इसके अलावा अन्य कोशिका अंगक भी होते हैं। इसी जानकारी के आधार पर अब हम दोनों प्रकार की कोशिकाओं के विभाजन का अध्ययन करेंगे। यानी कि देखिए, जो अर्धगुणसूत्र विभाजन होता है और जो समसूत्र विभाजन होता है, इन दोनों के बारे में हमें अध्ययन कर लेना है। और उसमें भी कुछ देखिए चरण होते हैं, यानी कि उनकी भी कुछ प्रक्रियाएं होती है। तो उन प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स,
अब देखिए 2n अवस्था में हर प्रकार के गुणसूत्रों की एक जोड़ी होती है। 2n, n मीन्स होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्र, एक स्त्री में और एक पुरुष में। तो ऐसी अवस्था में उसकी एक जोड़ी होती है। लेकिन n अवस्था में हर प्रकार का केवल एक गुणसूत्र होता है। तो n अवस्था में जो भी रहेगा ना, n मीन्स अकेला, सिंगल, स्त्री का हो सकता है या तो पुरुष का, और उसका आकार 7 में देखिए आकृति के अनुसार होता है। तो ये यहाँ पे जो दिया गया है उसके आकार देखिए 1 2 3 4, ये भी 90 में है। तो इसके आकार मतलब उसको क्या क्या बोला जाता है वगैरह वो सब आपको भर लेना है 9वीं कक्षा से। आते हैं सबसे पहला कोशिका विभाजन जो है समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसको हम बोलते हैं मिटोसिस। आगे कायिक कोशिका और मूल कोशिका ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। ध्यान रखना है, कायिक कोशिका और मूल कोशिका ये प्रकार है, कोशिकाओं के प्रकार। डिटेल्स में हम 8वें लेसन में जानेंगे। तो ये इसी के माध्यम से देखिए समसूत्री विभाजन शुरू होता है। तो होता क्या है कि समसूत्री विभाजन देखिए मुख्यतः 2 सोपान में होता है। वे 2 सोपान अर्थात पहला होता है प्रकल्प विभाजन, जिसको केंद्रक का विभाजन भी बोलते हैं। तो कोशिका में केंद्रक होता है तो आपको पता ही है, तो उस केंद्रक का विभाजन होगा। और परिकल विभाजन यानी कि जीव द्रव्य का विभाजन। पहले तो कोशिका का विभाजन, केंद्रक का विभाजन होगा, फिर उसके बाद में जो भी छोटा सा जीव तैयार होगा, सजीव तैयार होगा, तो उस जीव द्रव्य का क्या हो जाएगा, वहाँ पे विभाजन हो जाएगा। तो इस जो एक केंद्रक है, तो उस केंद्रक का विभाजन देखिए 4 चरणों में पूरा होता है। जो हमारे कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है ना, तो उसका 4 चरणों में विभाजन होकर वो पूर्ण होता है। वो किस तरह से आते हैं, पहला देखिए पूर्वावस्था। ठीक है, तो केंद्रक अवस्था में देखिए पूर्वावस्था होता क्या है कि केंद्र की विभाजन की पूर्वावस्था में मूलतः बहुत नाजुक धागे जैसे गुणसूत्र का वलीभवन होने लगता है। वलीभवन का मतलब ध्यान रखिएगा कि जो गुणसूत्र होते हैं ना, आपस में एक दूसरे को लपेट जाते हैं। वलीभवन मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के साथ में लपेट जाते हैं, जिससे वे लंबाई में छोटे और आकार में मोटे होकर अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ में दिखाई देते हैं। जैसे कि देखिए वहां पे बताया गया है ना, तो पहले आकृति में अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए कुछ अलग से है। ठीक है, एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। लेकिन इस डायग्राम में देखिए, अगर ये लाल वाला देखिए एक दूसरे के साथ में जुड़ गया है, एक दूसरे के साथ में लपेटा गया है, जिसके देखिए आकार में छोटे और बड़े। देखिए बीच में देखिए, अगर आकार की हम बात करेंगे, देखिए बीच में एकदम छोटा है, इधर बड़ा है, इससे भी ज़्यादा ये बड़ा है। मतलब एक दूसरे को लपेटने की वजह से, यानी कि उसका वलीभवन होने की वजह से वो क्या करते हैं कि लंबाई में, आकार में छोटे और बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये पूर्वावस्था में होता है। और देखिए उसके बाद में जो उनका तारक केंद्र होता है वो द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, तो तारक केंद्र होता है, एक केंद्र बिंदु होता है उसके अंदर, तो उसे जो है तारक केंद्र कहा जाता है। तो ये तारक केंद्र वहाँ पे द्विगुणित होता है, और प्रत्येक तारक केंद्र कोशिका के विपरीत सिरे पर होता है। विपरीत सिरों पर मतलब मान लीजिए गुणसूत्र एक केंद्र ऊपर है तो एक नीचे रहेगा। ठीक है, अगर एक ऊपर रहेगा तो वो नीचे रहेगा, अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो वो क्या रहेगा, राइट साइड में रहेगा। तो ये क्या होता है, कोशिका के विपरीत सिरों पर हो जाता है, और केंद्रक आवरण और केंद्रिका धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। तो केंद्रक के ऊपर आवरण मतलब केंद्रक के ऊपर एक संरक्षण करने के लिए जो कवच होता है वो, और जो उसकी केंद्रिका होती है वो धीरे धीरे वहां से क्या होने लगती है, लुप्त होने लगती है। तो ये जो भी घटित होता है वो पूर्वावस्था में होता है। आगे तो ये मध्य अवस्था में होता क्या है, देखिए मध्य अवस्था में केंद्र का आवरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और सभी गुणसूत्रों का घनीकरण पूर्ण होकर प्रत्येक गुणसूत्र उसके अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो होगा क्या, देखिए पहले जो केंद्र का आवरण था, ठीक है, तो केंद्र का आवरण लुप्त हो रहा था, गायब हो रहा था। उसके बाद में जो मध्य अवस्था में क्या होता है, वो पूरी तरह से क्या होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा, मतलब पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। और सभी गुणसूत्रों का घनीकरण, घनीकरण मतलब खुल जाना। अभी पहले क्या हुआ था, वलीभवन यानी कि फोल्डिंग हुआ था। अब यहाँ पे घनीकरण होकर मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो देखिए ये वाला, ये मध्य अवस्था वाला की बात करेंगे तो देखिए धीरे धीरे वहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे खुलने की प्रक्रिया होती है, और ऊपर और नीचे वाला जो डॉट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये उसका क्या है कि मतलब ये तारक केंद्र है। और धीरे धीरे मतलब आपने क्या हो जाता है कि
वो खुलने की तरफ ले जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, यानी कि उनका घनीकरण होता है। घनीकरण मीन्स क्या होता है कि खुल जाना। फिर सभी गुणसूत्र देखिए कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर अवस्था में संरचित होते हैं और दोनों तारक केंद्र और प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु के बीच के विशेष प्रकार के लक्षण प्रतीक के धागे यानी तुर्क तंतु का वहां पे निर्माण होता है। बताया क्या है कि विषुववृत्तीय प्रतल पे क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। मतलब देखिए इस तरह से, देखिए ये विषुववृत्तीय प्रतल है, ठीक है, ये विषुववृत्तीय प्रतल में ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, वहां पे संरचित हो जाते हैं और ऊपर एक तारक केंद्र और नीचे एक तारक केंद्र जो होता है। तो इन दोनों के बीच में देखिए क्या होता है कि प्रथिन के तंतु, ठीक है, क्या हो जाता है, देखिए वहां पे क्या बोला गया है कि लचीले प्रथिन के धागे, यानी वहां पे उससे क्या बोला जाता है, तुर्क तंतु, जिसको स्पाइंडल फाइबर्स बोलते हैं। तो वहां पे प्रथिन के धागे, जिसका दूसरा नाम बताया गया है तुर्क तंतु, इसका वहां पे देखिए क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। तो इस तरह से देखिए ये मध्य अवस्था है जो गुणसूत्रों के बारे में, मतलब ये जो केंद्रक होता है ना, उसी के बारे में वहाँ पे विभाजन के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। ठीक है, तो अगले इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये बाद में देखिए पश्चावस्था। पश्चावस्था में होता क्या है कि पश्चावस्था में देखिए उन धागों की सहायता से गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर प्रत्येक गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के में अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है। तो देखिए उन्हीं गुणसूत्रों की सहायता में क्या हो जाता है, जो भी गुणसूत्र होते हैं ना, आपस में क्या करते पता है, एक दूसरे को अपोजिट खींचने का कोशिश करते, विरुद्ध दिशा में। अब यहाँ पे देखिए ये वाला, देखिए ये आप आपस में एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए आपस में एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, वो खींच रहे हैं। ठीक है, गुणसूत्र, ठीक है, वो कौन सी अवस्था में होता है, पश्चावस्था में। तो होता क्या है, उसके आगे देखते हैं। अलग हुए अर्ध गुणसूत्र को संतति गुणसूत्र कहते हैं। संतति गुणसूत्र मीन्स डॉटर क्रोमोसोम्स। तो ये जो भी होता है ना, आगे जो संतान निर्माण होने वाला है ना, तो उसके गुणसूत्र वहां पे क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो इस समय ये खींचे जाने वाले गुणसूत्र केले के घर जैसे दिखाई देते हैं और इस प्रकार गुणसूत्रों को दो दो समयों में कोशिका के दोनों सिरों पर पहुंच जाता है। तो जैसे देखिए विपरीत दिशा में आपस में वो खींच लेते हैं ना, तो वहां पे क्या हो जाता है पता है, वो केले के घर जैसा दिखाई देता है। तो केले के घर जैसा मतलब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ इस तरह से, देखिए केले का घर वाला, ये देखिए ये वाला अगर हम बात करेंगे, देखिए एक दूसरे के साथ में ये केले किस तरह से घड़े होते हैं, एक डजन केला वगैरह आप लाते हैं तो देखिए किस तरह से दिखाई देता है। तो कुछ इसी तरह से उसका अरेंजमेंट वहाँ पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वहाँ पर होने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए कि इस प्रकार गुणसूत्रों के दो दो समूह कोशिका के दोनों सिरे पर पहुंच जाते हैं। तो जो भी वहां पे उनका दो दो समूह बनता है, मतलब जो केले के गढ़ जैसा एक एक करके वहां पे जो समूह बनता है ना, तो उस हिसाब से ये दो दो समूह क्या हो जाते हैं, दोनों कोशिकाओं के दोनों सिरे पर मतलब क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। फिर आगे क्या होता है, देखिए अंत्य अवस्था। अंत्य अवस्था में होता क्या है कि अंत्य अवस्था में देखिए कोशिका के दोनों सिरों तक पहुंचे हुए गुणसूत्र अब विसंगित हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं, जिससे वे फिर से नाजुक धागे के जैसे पतले होकर लुप्त हो जाने लगते हैं। यानी कि आखिरी वाली अवस्था में अगर हम बात करेंगे तो पूरी तरह से वो क्या हो जाते हैं, जब एक दूसरे को लपेट के रहते हैं ना, पूरी तरह से खुल जाएंगे। और खुलने के बाद भी जिस तरह से वो पहले नाजुक जैसे धागे थे, बराबर, तो जिस हिसाब से पहले काम करते थे, जिस हिसाब से वहाँ पे नाजुक रहते थे, उसी के अनुसार वो धीरे धीरे वहाँ से भी लुप्त होना शुरू हो जाते हैं। दोनों सिरों तक पहुंचे हुए गुणसूत्रों को समूह के चारों ओर केंद्र का उनका निर्माण होगा। तो जो दोनों सिरों पे देखिए वहां पे गुणसूत्र पहुंच गए, पहुंच जाने के बाद में उसके समूह के चारों ओर देखिए केंद्र का निर्माण होगा। और इस प्रकार अब एक कोशिका में दो संतति केंद्र निर्मित होते हैं। तो देखिए वहां पे एक कोशिका में कितने, दो संतति कोशिका निर्मित होती है। और संतति केंद्रक में केंद्र का भी भिन्न दिखाई देने लगती है और तुर्क तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तुर्क तंतु मतलब जो प्रथिन के लचीले धागे होते हैं वो धीरे मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और संतति केंद्रक में भी वहां पर केंद्रिकाएं दिखाई देने लगती है। तो अंत्य अवस्था में होता है। तो अंत्य अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सारे एक दूसरे से वो लपेटे हुए गुणसूत्र होते हैं ना, वहाँ पे मतलब खुल जाते हैं और उसके बाद में एक जैसे पहले के नाजुक जैसे धागे रहते थे ना, वैसे वो पतले हो जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। और फिर
गुणसूत्रों के समूह का और केंद्र का और निर्माण होगा, और एक कोशिका में दो संतति कुंद्रक वहाँ पे निर्माण होता है, और तुर्क तंतु जो पूरी तरह से नष्ट होते हैं। फिर इस प्रकार के देखिए केंद्र का विभाजन पूर्ण तरह से होता है और जीव द्रव्य का विभाजन शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि केंद्र का विभाजन हो गया, यानी कि अंत्य अवस्था है, फिर ये मध्य अवस्था और क्या है, पूर्वावस्था है। तो इसके बाद में देखिए आखिरी में होता क्या है कि जीव द्रव्य विभाजन में देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर दो नए कोशिकाएं बनती है, जिन्हें संतति कोशिकाएं कहते हैं। संतति कोशिकाएं मीन्स वहां पे जो सजीव का निर्माण होता है ना, उनके लिए वहां पे नए दो कोशिकाओं का वहां पे निर्माण होता है, जो महिला और स्त्री के पुरुष में से निर्माण होता है ज्यादातर। तो ये संतति कोशिका वहां पे निर्माण होती है, और इस प्रक्रिया में कोशिकाएं के विषुवृत्तीय प्रतल के समांतर एक दरार निर्माण होती है। तो देखिए यहाँ पे एक दरार निर्माण हो रही है, और दरार निर्माण होकर विषुवृत्तीय प्रतल पे धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, और वो अलग होकर धीरे धीरे नीचे जस जाती है, और दो नई कोशिकाओं के वहां पे क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे फैलने लगती है, और नीचे धीरे 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 आपस में एक दूसरे को तोड़ने का वहां पे कोशिश करती है। और वनस्पति कोशिका में देखिए इस प्रकार के दरार का निर्माण नहीं होता है, और बीचों बीच का एक कोशिका पटल का निर्माण होकर वो जीव द्रव्य विभाजन वहां पे कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो जीव द्रव्य का विभाजन हो रहा है ना, तो कुछ इस तरह से वहां पे होता नहीं है। तो विभाजन जो हो के वहां पे क्या हो जाता है कि दो नए संतति कोशिकाएं वहां पे निर्माण होती है, और इसी तरह से वहां पे देखिए कोशिका द्रव्य का मतलब विभाजन जो है होने लगता है। तो ये ऐसा ये परिकल विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन वहां पे हो चुका है। कुछ कुछ शब्दों के बारे में वहां पे जानकारी नहीं बताई गई है, ठीक है, तो आप लोग वो पूछ सकते हो। आज देखिए ये हमने कोशिका विभाजन के फायदे, कोशिका विभाजन क्या है, जैसे कि हमारे शरीर में जख्म भरने के लिए एक दूसरे के एक सजीव अपने जैसे दूसरे सजीव का निर्माण करना, बहुकोशिका सजीव की वृद्धि विकास करना, ये सब जो है कोशिका विभाजन का फायदा होता है। जिसमें हमने समसूत्री कोशिका विभाजन बताया गया है, जिसमें कोई कोशिका मूल कोशिका की सहायता से उसका विभाजन किया जाता है। जिसमें पूर्वावस्था और मध्यावस्था है। पूर्वावस्था में वही है कि जो गुणसूत्र होते हैं आपस में लपेट जाते हैं, लपेट जाने की वजह से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा लंबाई में आकार में छोटे मोटे हो जाते हैं। फिर मध्य अवस्था में मतलब ये कुछ प्रक्रिया वहाँ पे बताई गई, आप तो पढ़ चुके हैं। इस डायग्राम में देखिए आपको, अगर आप देखेंगे कि हम पूर्वावस्था वाला जो एक दूसरे को लपेट जाते हैं, मध्य अवस्था वाला एक दूसरे से विषुवृत्तीय प्रतल पर स्थानांतरित हो जाते हैं, और पश्चावस्था में देखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अंत्य अवस्था में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे एक कोशिकाओं से दो नए संतति कोशिकाओं का वहाँ पे निर्माण होने लगता है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी आज के ये कोशिका विभाजन की मतलब पढ़ाई थी, जिसमें हमने पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, इन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन हमने कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं।